हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि बच्चों आपको पता है, कोरोना महामारी की वजह से आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है, लेकिन अलग अलग स्टेट ने इसको अपने अपने हिसाब से कम किया हुआ है। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसके भी कुछ टॉपिक को दूसरे चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है और कुछ टॉपिक वैसे ही रखे गए हैं। वैसे भी जो टॉपिक मैंने आज लिया है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर से लिया है, ये एक जनरल टॉपिक है। वैसे भी पॉलिटिकल साइंस से जनरल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं जो बुक्स में नहीं होती है। इसको पढ़ने से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा है पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो भारतीय राजनीति में 1952 से 1967 तक, 1952 से 1967 तक एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा। तो ये एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है? तो दलीय प्रभुत्व कहते हैं जब चुनाव मैदान में कई राजनीतिक दल हों, कई राजनीतिक पार्टियां हों और सभी अपने उम्मीदवार खड़े करते हों, लेकिन हर बार एक ही पार्टी के उम्मीदवार विजयी होते हों और एक ही पार्टी की सरकार बनती हो और अन्य पार्टियों का जो प्रतिनिधित्व हो वो बहुत कम हो या नाम मात्र का हो, तो इसको क्या कहते हैं? दलीय प्रभुत्व। तो भारत की राजनीति में हमने देखा कि आज़ादी के बाद से 1967 तक केवल कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। तो इसको मैप के माध्यम से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भारत का मैप है। इसमें आप देख रहे हैं जो ये येलो कलर से है, ये सारा कांग्रेस के शासित राज्य हैं। केवल ये इतना सा पोर्शन दक्षिण में आप देख पा रहे हैं, ये केरल का पोर्शन है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का है और उत्तर में आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ पर किसका है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। बाकी पूरे भारत को अगर हम देखें तो पूरे भारत में कांग्रेस का ही शासन है। ये देखिए, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, ये कांग्रेस का ग्राफ आप देख पा रहे हैं और अन्य पार्टियों का ग्राफ भी आप देख पा रहे हैं। ये 1957 में दूसरा चुनाव हुआ और 1962 में तीसरा चुनाव हुआ। ये देखिए, ये कांग्रेस का है और ये अन्य पार्टियों का है। तो अन्य पार्टियां लगभग ना के बराबर हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का दबदबा किस तरह से रहा। तो पहले आम चुनाव की अगर हम बात करें, ये हुआ था 1952 में और पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटों पर विजयी मिली थी। 489 सीटों में से 364 पर केवल कांग्रेस पार्टी को क्या मिली थी? विजय मिली थी। और पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही उसे देखिए कितनी सीटें मिली? 16 सीटें उसको भी मिली। इसको हम ना के बराबर कहते हैं कि विपक्षी देखो तो विपक्ष का जो वजूद है, जो प्रतिनिधित्व है, वो ना के बराबर है, क्योंकि 364 के मुकाबले 16 सीटें कोई मायने नहीं रखती हैं। अब लोकसभा के चुनाव के साथ उस समय क्या हुए थे? विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। तो कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई थी। त्रावणकोर, कोचीन जो आज केरल का हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को अगर छोड़ दें तो सभी राज्यों में किसका दबदबा रहा था? कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा था। तो इस तरह पूरे देश में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर केवल कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। तो पूरे देश में किस तरीके से पहले चुनाव के बाद, 1952 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का दबदबा कायम हुआ, इसको हमने पहले चुनाव में देखा। तो अब हम बात करते हैं दूसरा आम चुनाव। तो दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? 1957 में हुआ था।
तो दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा की 494 सीटों में से 371 पर विजय हासिल हुई। यहाँ पर भी देखिए 300 से ऊपर का आंकड़ा कांग्रेस ने पार किया है। और दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का ही क्या रहा, दबदबा रहा। तो विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। जैसे 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या बनी, अगुवाई में एक गठबंधन की सरकार बनी थी। ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब 1957 में केरल में कम्युनिस्ट की सरकार आई थी तो कांग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद 356 वहाँ पर लगाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। और कांग्रेस पार्टी की किस तरह से किरकिरी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो गलत तरीके से लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन इसलिए लगता है जब कोई सरकार संवैधानिक दायरे में कार्य नहीं करती। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा आम चुनाव कब हुआ था, 1962 में हुआ था। तो तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 494 लोकसभा की 494 सीटों में से 361 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। 494 सीटों में से कितने मिले थे, 361 सीटें मिली थी। तो हम देखते जा रहे हैं कि हर बार कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो कहीं पर भी गिर नहीं रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का पूरे देश में वर्चस्व रहा। इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो क्या है, सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट को जोड़ दें तो वो कांग्रेस पार्टी को जितनी वोटें मिली थी उससे कहीं ज़्यादा होंगी, लेकिन इनकी वोटें क्या हो गई, आपस में ही बढ़ गई। अब देखिए कांग्रेस के जो प्रभुत्व इतने सालों तक रहा, जो वर्चस्व रहा, भारतीय राजनीति पर दबदबा रहा, उसके पीछे क्या कारण रहे। तो भारतीय राजनीति में हमने देखा कि एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का क्या रहा, प्रभुत्व रहा। तो कांग्रेस की प्रधानता के बहुत सारे कारण थे। उसमें पहला कारण था कि कांग्रेस भारत का सबसे पहला और पुराना दल था। कांग्रेस पार्टी क्या थी, हमारे देश में सबसे पुरानी पार्टी थी और सबसे पहली पार्टी थी। हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से परिचित था, उसके साथ एक जुड़ाव था। दूसरा कारण क्या था कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और लोगों को आज़ादी दिलवाने में अग्रणी भूमिका निभाई, इसलिए लोग भावनात्मक रूप से इस पार्टी से जुड़े थे। तो जब हमारा देश गुलाम था, कांग्रेस पार्टी ने भारत को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए लोगों का कांग्रेस पार्टी के साथ एक मानसिक, एक भावनात्मक क्या था, जुड़ाव था। अगला कारण है देश के बड़े बड़े जो लोकप्रिय नेता थे वो क्या थे, कांग्रेस में ही थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी यातनाएं झेली। इसलिए ये जो नेता थे वो आम लोगों के लिए क्या थे, एक प्रेरणा स्रोत थे। अगला कारण क्या है कि आम नागरिकों को लगता था कि कांग्रेस के हाथों में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। अगला कारण देखते हैं कि दलीय संगठन की दृष्टि से भी अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी सभी दलों से मजबूत थी, सभी क्षेत्रों में उसके कार्यकर्ता फैले हुए थे और कांग्रेस पार्टी के अलावा लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसको लोग अपनी सरकार के लिए या वोट दें या अपनी सरकार के लिए चुनें। अगला कारण है कांग्रेस की नीतियां तथा कार्यक्रम। तो कांग्रेस की जो नीतियां थी, जो कार्यक्रम थे, वो सारे वर्गों के लिए, सारे लोगों के लिए रहते थे और ऐसे कल्याणकारी, ऐसे जन कल्याणकारी उनकी नीतियां रहती थी कि लोगों ने केवल कांग्रेस पार्टी को ही वोट किया। अगला है भारत की चुनाव प्रणाली। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो भी कांग्रेस को जिताने में बड़ी भूमिका निभाती रही। तो कांग्रेस को कुल डाले गए मतों का केवल 40-45% मिला, जबकि अन्य पार्टियों को 55% वोट। लेकिन ये जो 55% हैं ये क्या हो गए, अन्य उम्मीदवारों में और निर्दलीय उम्मीदवारों में बढ़ गए।
अगला है कि सभी वर्गों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को था। गरीब से गरीब लोग हों, अमीर से अमीर लोग हों, कोई भी वर्ग के लोग हों, हर वर्ग के लोगों का कांग्रेस को क्या था, समर्थन था। और लोगों को लगता भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है। अगला है नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व। नेहरू जी का जो व्यक्तित्व था वो भी कांग्रेस को जिताने में हर बार कामयाब रही। जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी ही स्थिति उस समय कांग्रेस के नेहरू जी की भी रही थी। अगला है विपक्षी दलों का कमजोर संगठन। तो विपक्षी दल भी कोई ऐसे नहीं थे कि लोग उस पर विश्वास जताएं, लोग उस पर भरोसा करें सरकार बनाने के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपरोक्त कारणों की वजह से ही सभी लोगों ने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, सपोर्ट किया और कांग्रेस पार्टी की प्रधानता को स्वीकार किया। इसीलिए भारतीय राजनीति पर 1967 तक केवल कांग्रेस पार्टी का क्या रहा, दबदबा रहा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।